हम अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 इकाई फर्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र एवं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें दो पाठ हैं, पाठ 1 परिचय, पाठ 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें कुल 7 प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ 4, अति लघु 2, लघुत्रात्मक 1, 8 नंबर के होंगे। अध्याय 2 में हम अध्ययन कर रहे हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसमें राष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पनाएं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय गणना की विधि, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें अपन अध्ययन करेंगे उत्पाद और मूल्य वर्धित विधि, द प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड्स, इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस, सम मैक्रोइकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज, मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण, जीडीपी एंड वेलफेयर। समष्टि आय से संबंधित समुच्चय, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए राष्ट्रीय आय का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने किया? तो आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए राष्ट्रीय आय का सबसे पहले प्रयोग प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने 1934 में किया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान कब और किसके द्वारा लगाए गए? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान दादा भाई नौरोजी 1868, विलियम डिग्वी 1899, फिंडले सिराज 1911, 1922, 1931, शाह व खंबर 1921, डॉक्टर वीके आरवी राव 1925 से 1929 व सीआर देसाई 1931 से 1940 के द्वारा लगाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस यानी पिस्सी महालनोबिस आता नाम, प्रशांत चंद्र महालनोबिस 1949 की अध्यक्षता में हुआ। पिस्सी महालनोबिस। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय समिति कब गठित की गई? इस समिति के सलाहकार सदस्य कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। उस समिति के सदस्य थे प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। सीएसओ का पूरा नाम बताइए। केंद्र सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा कब से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रकाशित किए जाते हैं? 1956 से प्रतिवर्ष केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान किस संस्था द्वारा लगाए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रकाशित किए जाते हैं। मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। मार्शल के अनुसार किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक वस्तुओं व अभौतिक वस्तुओं यानी सेवाओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करता है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है। यही उस देश की वास्तविक शुद्ध राष्ट्रीय आय या देश का राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। बहुत अच्छी परिभाषा मार्शल ने दी। पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा। पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो कि मुद्रा में मापा जा सकता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। प्रोफेसर इरविंग फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। प्रोफेसर इरविंग फिशर के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सेवाएं सम्मिलित होती है, चाहे वह भौतिक या मानवीय वातावरण से प्राप्त हो। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, वरन पूंजी में वृद्धि है। केवल इन वस्तुओं द्वारा मेरे लिए इस वर्ष की गई सेवाएं ही आय का भाग है। साइमन कुजनेट्स।
साइमन कुजनेस के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। साइमन कुजनेस द्वारा दी गई निम्न परिभाषा को आधुनिक मानते हैं। राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। सरल शब्दों में एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध मात्रा के प्रचलित बाजार कीमत पर उस देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय का प्रवाह कहते हैं। यहाँ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं से होता है जिनका उपभोग एक उपभोक्ता अथवा एक उत्पादक द्वारा किया जाता है। तो बहुत अच्छी परिभाषा साइमन कुजनेस ने दी है। राष्ट्रीय आय की प्रमुख विशेषता बताइए। राष्ट्रीय आय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है। इंपॉर्टेंट, लिखिए आप इसको। राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित अवधि जो सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष की होती है, भारत में 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक। राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के निवासियों की आर्थिक क्रियाओं से होता है, किंतु वर्तमान में देश के भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों और गैर निवासियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित होता है। देखिए आप, आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी। राष्ट्रीय आय का संबंध उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से होता है, इसमें अनुत्पादक क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय की गणना का संबंध अंतिम उपभोग्य वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से होता है, अर्थात इसमें अंतरिम का मतलब होता है अर्ध निर्मित या इंटरमीडिएट्स वस्तुओं के उत्पादन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता या इसमें फाइनल गुड्स को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित बाजार कीमत पर की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना देश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है। प्रचलित कीमत पर होती है, देश की मुद्रा में व्यक्त होती है। राष्ट्रीय आय की गणना विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होती है। राष्ट्रीय आय एक प्रकार का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। ये एक प्रकार का भंडार या स्टॉक नहीं होता। राष्ट्रीय आय की गणना शुद्ध मात्रा के अनुसार की जाती है, अर्थात इसमें घिसौट या मूल्य ह्रास को हटाया जाता है। तो ये 10 बिंदु है, इनको बार बार पढ़ें और इसको ठोस करें। राष्ट्रीय आय की गणना किन आधारों पर की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना 2 आधारों पर की जाती है, भौगोलिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? भौगोलिक आधार पर, घरेलू आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु एक देश की भौगोलिक सीमा के आधार पर अध्ययन किया जाता है। एक देश की भौगोलिक सीमा में निवासियों और विदेशी निवासियों कंपनियों के द्वारा होने वाले कुल उत्पादन के मूल्यों को जोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का स्तर ज्ञात किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात। राजनीतिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना राजनीतिक आधार पर करने के लिए देश की नागरिकता पर विचार करते हैं। एक देश की नागरिकता जिनके पास होती है उन लोगों द्वारा भौगोलिक सीमा में वे दूसरे देश की भौगोलिक सीमा में अर्जित आय पर विचार होता है। इस प्रकार एक देश के निवासियों या नागरिकों द्वारा भौगोलिक सीमा में वे दूसरे देश की भौगोलिक सीमा में किए गए उत्पादन के मूल्य को जोड़ते हैं। एक देश के निवासियों यानी नागरिकों ने कहीं भी उत्पादन किया हो उसकी सहायता से सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का स्तर ज्ञात किया। तो जीडीपी भौगोलिक सीमा बताती है, जबकि जीएनपी नागरिकता से रिलेटेड है, राजनीतिक आधार पर बात करती है कि देश के निवासियों ने कितना उत्पादन किया। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। एक देश की भौगोलिक सीमा में निवासियों वे विदेशी निवासियों कंपनियों के द्वारा होने वाले कुल उत्पादन के मूल्य को जोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ज्ञात किया जाता है। जीडीपी के अंदर केवल और केवल भौगोलिक सीमा होती है, उसके अंदर चाहे उस देश के निवासी काम करें या विदेशी काम करें, कोई काम करे, इसको बाउंड्री से मतलब है उसमें कितना उत्पादन हुआ। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को परिभाषित कीजिए। एक देश में एक देश के निवासियों यानी नागरिकों द्वारा भौगोलिक सीमा में वे दूसरे देश की भौगोलिक सीमा में किए गए उत्पादन के मूल्यों को जोड़ते हैं। एक देश के निवासियों यानी नागरिकों ने कहीं भी उत्पादन किया हो तो उसकी सहायता से सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का स्तर ज्ञात किया। यानी ये राजनीतिक सीमा है, इसका संबंध नागरिकों से है। एक देश के नागरिकों ने चाहे अपने देश में या शेष विश्व में कहीं भी
अगर उत्पादन किया है तो उसके मूल्य को इसमें जोड़ते हैं। ये होती है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी को परिभाषित कीजिए। ये देखिए आप, जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी एक वर्ष में एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक देश के निवासियों और विदेशी निवासियों कंपनियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग और अर्धनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं इन्वेंट्री के भंडार में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी एमपी। यानी जीडीपी एमपी में आप एक एक ध्यान रखें, एक देश है, एक वर्ष है, एक पहला पॉइंट, दूसरा एक देश की भौगोलिक सीमा, दूसरा पॉइंट, तीसरा उसमें निवासियों और विदेशी निवासियों कंपनियों, ये तीसरा पॉइंट, चौथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग, और पांचवा है अर्धनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं इन्वेंट्री के भंडार में वृद्धि। ये अगर जोड़ते हैं तो वो आपका कहलाता है जीडीपी एमपी। यानी जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यानी सी उपभोग व्यय है, डी विनियोग, आई विनियोग व्यय है, जी सरकारी व्यय है और एक्स माइनस एम है वो शुद्ध निर्यात है। यानी सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी-एमपी को परिभाषित कीजिए। बाजार कीमत पर यानी सकल से शुद्ध बना रहे, पहले ऊपर वाला पढ़ने जो सकल पढ़ा और अब इसमें शुद्ध पढ़ रहे हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी-एमपी ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से घिसावट या मूल्य राशि को घटा दिया जाता है। यानी एनडीपी-एमपी ज्ञात करना तो जीडीपी एमपी माइनस डी कर दीजिए, जहाँ डी है वो घिसावट या मूल्य राशि है। कहने का मतलब है सकल में से आप मूल्य राशि घटा दीजिए तो शुद्ध आइडेंटिटी आ जाती है। साधन लागत ऑब्लिक कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी-एफसी को परिभाषित कीजिए। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी-एफसी ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है और अनुदानों को जोड़ दिया जाता है। एनडीपी-एफसी तो एनडीपी-एमपी है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दीजिए और सब्सिडी जोड़ दीजिए, तो ये आपका जो मार्केट प्राइस है उससे फैक्टर कॉस्ट पर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि मार्केट प्राइस किस प्रकार बनती है, यानी उसमें अप्रत्यक्ष कर जुड़ते हैं और अनुदान घटते हैं तो वस्तु का मूल्य बाजार मूल्य हो जाता है। जैसे एक वस्तु 100 रुपये में तैयार हुई है, सरकार ने 20 रुपये का अप्रत्यक्ष कर लगा दिया, अब वस्तु कितने में हो गई, 120 की हो गई। अब कोई विरोध या उनको लालच के लिए अनुदान दे दिया 5 का, तो अब वस्तु कितने की हो गई, मार्केट प्राइस 120 में तो उत्पादन हुआ था, 20 अप्रत्यक्ष कर लगाया 120, 5 रुपये का अनुदान यानी छूट दे दी तो 115 की होगी, माइनस हुआ। तो अब इसको वापस 115 में से एनडीपी मान लीजिए 115 है, तो अप्रत्यक्ष कर 20 घटाइए, पीछे कितने रहे, 115 में से 20 घटाते ही 95 रह गए और प्लस 5 रुपये अनुदान घटाइए तो वापस वो 100 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करने के बाद इसमें जो कहने का मतलब अप्रत्यक्ष कर और अनुदानों से जो कीमतों में होता है परिवर्तन उसको मिटा दिया जाता है। तो साधन लागत पर यह ज्ञात करने का ये तरीका है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी-एमपी को परिभाषित कीजिए। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी-एमपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष की अवधि में एक देश के निवासियों व विदेशों में उसी देश के निवासियों कंपनियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मौद्रिक माप है। अर्धनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं इन्वेंट्री के भंडार में वृद्धि सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। कहने का मतलब है जीडीपी और जीएनपी में वही अंतर रहेगा, इसमें भौगोलिक सीमा में एक देश के निवासियों और विदेशों में भी
उसी देश के निवासियों और कंपनियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का यह मौद्रिक माप है। वास्तविक उत्पादन को ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कीमत परिवर्तनों के लिए समायोजन करना पड़ता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित तत्वों को जोड़ा जाता है। जो जीडीपी एमपी है उसमें आप एनएफआईए जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसको अगर आप जोड़ देते हैं जीडीपी एमपी में तो जीएनपी एमपी आ जाता है, जहां एनएफआईए का मतलब है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और या एक्स माइनस एम शुद्ध निर्यात। तो आप देखिए, आप जीएनपी एमपी ज्ञात करते हैं तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस एनएफआईए, तो ये आपका इसमें रहेगा सी। एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य जिसे घरेलू क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जाता है, जिसे सी द्वारा दर्शाया गया है। आई एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत वस्तुएं जिसमें निर्मित और अर्धनिर्मित वस्तुओं की माल की सूचियां, स्थिर पूंजी निर्माण आदि सम्मिलित रहते हैं, जिसे आई द्वारा दर्शाया गया। जी सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय अथवा चुकाया गया मूल्य जिसे जी द्वारा दर्शाया गया है। एक्स माइनस एम घरेलू निर्यातों के मूल्य में से विदेशी निर्यातों के मूल्य को घटाने पर शुद्ध निर्यात मूल्य प्राप्त होता है, जिसे एक्स माइनस एम दर्शाया गया है। एनएफआईए अपने भौतिक और मानवीय संसाधनों द्वारा अन्य देशों में अर्जित आय और इसी प्रकार अन्य देशों के भौतिक और मानवीय संसाधनों द्वारा अपने देश में अर्जित आय का अंतर शुद्ध साधन आय कहलाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को एनएफआईए कहते हैं। कहने का मतलब है कि अपने भौतिक और अमानवीय साधनों द्वारा देश में अर्जित और इसी प्रकार विदेश में अर्जित, उनका डिफरेंस होता है। ये एनएफआईए एकदम क्लियर होना जरूरी है। यानी अपने जो संसाधन है ये विदेशों में गए और कितना कमाया, और इसी प्रकार विदेशों वालों ने अपना कितना, तो उनका डिफरेंस है। राष्ट्रीय आय का प्रवाह किसे कहते हैं? एक वित्तीय वर्ष की अवधि भारत में 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध मात्रा के प्रचलित बाजार कीमत पर उस देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय का प्रवाह कहते हैं। देखिए आप, एक वर्ष है, एक देश है, उसके निवासी है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध मात्रा का प्रचलित बाजार कीमत पर मुद्रा में मूल्य है। तो ये आप ऐसे याद रखने के ये तरीके हैं आपके। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एमपी को परिभाषित कीजिए। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में स्थिर पूंजी का उपभोग होता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनें घिस जाती है अथवा उनमें टूट फूट हो जाती है। कभी कभी आविष्कार के कारण पुरानी मशीनें अनुपयोगी हो जाती है। इस प्रकार संसाधनों की उत्पादन क्षमता में कमी या ह्रास होने के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एमपी में से इस मूल्य को घटा दिया जाता है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद गणना के द्वारा एक देश की अर्थव्यवस्था का सही आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार घसौट मूल्य को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एमपी की गणना इस प्रकार की जा सकती है। यानी एनएनपी एमपी ज्ञात करते हैं तो जीएनपी एमपी में से डी घटा दीजिए, मूल्य ह्रास। तो आपका यानी शक्ल से जब शुद्ध बनाते हैं तो मूल्य ह्रास घटाएं, ये ध्यान रखें। और मूल्य ह्रास होता क्या है, तो इसके अलग अलग नाम है, ये याद कर लें। स्थिर पूंजी का उपभोग है, या मशीनों की घिसौट है, या टूट फूट है, या मशीनें पुरानी पड़ जाती है, अनुपयोगी हो जाती है, या उत्पादन क्षमता में ह्रास होने लग जाता है, कमी होने लगती है। ये इस प्रकार की घिसौट के एग्जाम्पल। साधन लागत या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपीएफसी को परिभाषित कीजिए। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपीएफसी एक देश यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एक देश में उत्पादित होने वाले वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए साधनों पर किया गया व्यय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इंपॉर्टेंट, जैसे श्रम की लागत,
मजदूरी, पूंजी के उपयोग की लागत ब्याज, भूमि के उपयोग की लागत लगान, उद्यमशीलता के उपयोग की लागत लाभ इत्यादि के रूप में कुल लागत कहलाती है। सरकार द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कीमतें बढ़ती है उसको घटा दिया जाता है। सरकार द्वारा दी गई छूट या अनुदान जिससे कीमतें घटती है उसको वापस जोड़कर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। देखिए आप NNPFC ज्ञात करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस IT प्लस सब्सिडी। यहाँ IT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, S का मतलब सब्सिडी अनुदान है। NNPFC, R का मतलब रेंट लगान, I इंटरेस्ट यानी ब्याज, W यानी वेज मजदूरी और P का मतलब प्रॉफिट है। इसी कोई राष्ट्रीय आय कहते हैं, NNPFC कोई राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें अच्छे ढंग से। एक देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है? एक देश की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक उपयुक्त माप उसकी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC ही होता है। अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर NNPFC। राष्ट्रीय आय का मतलब NNPFC से होता है, याद रखें अच्छे ढंग से। निजी आय, निजी आय प्राइवेट इनकम PI किसे कहते हैं? निजी आय, निजी आय में सभी निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित आय अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों से प्राप्त आय एवं निगमों द्वारा रखी गई आय सम्मिलित होती है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जिन मदों को शामिल किया जाता है वे सरकार, वे विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, उपहार, अप्रत्याशित लाभ। जबकि जिन मदों को घटाते हैं वे सरकारी उद्यमों और संपत्ति से प्राप्त आय, गैर विभागीय बचतें और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भविष्य निधि, जीवन बीमा इत्यादि। निजी आय निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। प्राइवेट इनकम PI इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें ट्रांसफर पेमेंट जोड़ दें, यानी जो आपके हस्तांतरण भुगतान है इसको तो आप जोड़ें और सरकार से प्राप्त या विदेश से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान जोड़ें और सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज IPD ये भी आप जोड़ें। सरकार जो ऋण लेती है वो ब्याज भी लोगों को देती है और माइनस करें CSS सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसको माइनस करें। सामाजिक सुरक्षा अंशदान इसको आप घटाएं क्योंकि ये वापस सरकार को देना पड़ता है। और PPU इसका मतलब होता है सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त लाभ। तो ये आपके अच्छे ढंग से आप समझ लें। राष्ट्रीय आय में से हस्तांतरण भुगतान जो प्राप्त होते हैं वो जोड़ दीजिए। सार्वजनिक ऋण जो सरकार लेती है ब्याज देती है वो वापस जनता के पास आ जाता है तो उसको जोड़ दीजिए। जनता या निजी लोग सामाजिक सुरक्षा अंशदान देते हैं तो वो उसको माइनस कर दीजिए। और सार्वजनिक उपक्रमों का जो अतिरिक्त होता है लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है वो मिलता ही नहीं है लोगों को, तो इसका मतलब है वो माइनस कर दीजिए। तो ये दो चीज़ें तो जोड़ें और दो चीज़ें घटाएं। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम किसे कहते हैं? व्यक्तिगत आय उन सभी आयों का योग होती है जो वास्तव में व्यक्तियों या घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त होती है। व्यक्तिगत आय को निम्नानुसार व्यक्ति यानी ये लोगों को मिलती है। इसका व्यक्तिगत आय का मतलब है कि आप इसमें जो राष्ट्रीय आय होती है यानी NNPFC होती है उसमें से अवितरित निगम लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है उसको हटा दिए, वो मिलता ही नहीं लोगों को। माइनस निगम कर जो टैक्स ले देती है कॉर्पोरेट टैक्स वो भी नहीं। सामाजिक सुरक्षा अंशदान है तो इसको भी आप बिल्कुल ये भी देना पड़ता है, माइनस कर दीजिए। प्लस कर दीजिए हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट जितने भी मिलते हैं उसको जोड़ दीजिए। और सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज यानी सरकार लोगों
से सरकार ने ऋण ले रखा है, ब्याज देती है, तो वो आता है। तो पीआई इज इक्वल टू NNPFC माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट UCP माइनस सिटी कॉर्पोरेट टैक्स प्लस CSS। ये आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्लस TP यानी ट्रांसफर पेमेंट प्लस IPD यानी इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। तो ये इस प्रकार के आप अच्छे ढंग से याद रखें, ये व्यक्तिगत आय होती है। व्यक्तिगत आय क्या होती है, निजी आय क्या होती है, तो ये आपके अच्छे ढंग से, प्राइवेट इनकम क्या है और पर्सनल इनकम क्या है, तो इसमें आपको अंतर याद होना जरूरी है। तो इसमें देखिए आप टैक्सेज नहीं है, निगम कर वाला। हाँ, हस्तांतरण आय, स्थानांतरण आय, अंतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट किस, अब बात आती है कि ट्रांसफर पेमेंट नाम आता है, ये होता क्या है? हस्तांतरण भुगतान वे भुगतान है जो किसी सेवा यानी आर्थिक क्रिया के एवज में नहीं दी जाती। अभी तो सामाजिक सुरक्षा के तहत कमजोर वर्गों को सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है, यानी ऐसे पेमेंट जिसके बदले अपन कुछ काम नहीं करते हैं ऐसे ही मिलते हैं, जैसे पेंशन है, छात्रवृत्ति है, बेरोजगारी भत्ता है, विकलांगों को सहायता है। यहाँ पेंशन का मतलब है विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है। ये इसमें क्रय शक्ति का हस्तांतरण एक समूह से दूसरे समूह को होता है। व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, ये भी नाम है इसका। PDI पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं? व्यक्तिगत खर्च योग्य आय PDI, एक व्यक्ति को खर्च योग्य आय, व्यक्तिगत आय में से व्यक्तियों के आयकर वे व्यक्तियों की फीस जुर्माने घटाकर की जाती है। व्यक्तिगत खर्च योग्य आय यानी जैसे अपन ने पहला देखा निजी आय, निजी आय से बाद देखा अपन व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम के बाद आती है व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, यानी इसके अंदर व्यक्तियों के आयकर घटा दीजिए, वो सरकार को चले जाते हैं। व्यक्तियों के कोई फीस है, जुर्माने ये भी लग जाते हैं तो उनको भी घटा दीजिए, तो वो व्यक्तिगत खर्च योग्य आय हो जाती है। तो अच्छे ढंग से इसको याद करें। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम PCI। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन राष्ट्रीय आय को किसी देश की जनसंख्या का भाग देकर निम्नानुसार ज्ञात किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी है तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे दो। राष्ट्रीय आय क्या होती है? NNPFC होती है, और जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन। राष्ट्रीय खर्च योग्य आय या राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, जैसे अपने व्यक्तिगत खर्च योग्य आय होती है वैसे भी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय भी होती है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, राष्ट्रीय खर्च योग्य आय। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एक देश की अर्थव्यवस्था के लोगों को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता का स्तर ज्ञात करते हुए जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है इससे, कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है लोगों का। सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता का स्तर राष्ट्रीय खर्च योग्य आय नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की गणना द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय खर्च योग्य आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स व शेष विश्व से अर्जित शुद्ध हस्तांतरण आय नेट ट्रांसफर अर्निंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी सम्मिलित किए करते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर व शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण आय के द्वारा सरकारों की इच्छा अनुसार खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए इसको राष्ट्रीय खर्च योग्य आय की गणना करते समय सम्मिलित करते हैं। एक व्यक्ति की खर्च योग्य आय पीढ़ी की भांति राष्ट्रीय खर्च योग्य आय की संरचना के निम्नलिखित घटक होते हैं कि सरकारी अंतिम उपभोग वे, निजी अंतिम उपभोग वे और बचते। NDI नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस NIT प्लस NTEW, यानी NI का मतलब है नेशनल इनकम, NNPFC राष्ट्रीय आय, NIT का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का जो अंतर होता है वो, और NTEW नेट ट्रांसफर अर्निंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेष विश्व से अर्जित शुद्ध हस्तांतरण ट्रांसफर पेमेंट, ये अपन जोड़ देते हैं तो अपना पूरा का पूरा खर्च योग्य आय आ जाती है। बहुत अच्छी बात है।
एक देश की राष्ट्रीय आय की निम्न सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रीय आय के निम्नलिखित घटनाओं की गणना कीजिए। जैसे ये एनडीपी एमपी ज्ञात करनी है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है एनडीपीएफसी, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीएनपीएमपी, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है एनएनपीएमपी, साधन लागत या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है एनएनपीएफसी, निजी आय प्राइवेट इनकम, व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्रति व्यक्ति आय पीएसआई पर कैपिटा इनकम है। अब देखिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपीएमपी है जो बताया है, इसके अंदर आपके 40 लाख करोड़ रुपए शुद्ध विदेशी निर्यात से आय, तो ये आपके एक्स माइनस एम दे रखा है 10,000 करोड़ रुपए, घिसौट दे रखी है 10,000 करोड़ रुपए, अप्रत्यक्ष कर आईटी दे रखे हैं 10,000 करोड़ रुपए, अनुदान दे रखा है 5 करोड़ रुपए, देश की जनसंख्या 100 करोड़ दे रखी है, सरकारी विभागों जैसे रेल विभाग की आय है 10 करोड़ दे रखी है, गैर विभागों जैसे स्टेट बैंक के लाभ हैं 10 करोड़ दे रखे हैं, 10,000 करोड़ है। ये जहाँ मैं 10 करोड़ पढ़ रहा हूँ ये 10,000 करोड़ है। सरकारी कंपनियों द्वारा पेंशन इत्यादि तो चुकाए गए अंशदान 5,000 करोड़ है। सरकार से व्यक्तियों की चालू वर्ष की प्राप्तियां 5,000 करोड़ रुपए, विदेशों से व्यक्तियों को चालू वर्ष की प्राप्तियां 2,000 करोड़ रुपए, सरकारी ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां 3,000 करोड़ रुपए, निजी कंपनियों की बचतें 10,000 करोड़ रुपए, निजी कंपनियों के निगम कर 15,000 करोड़ रुपए, व्यक्तियों की के आय कर 10,000 करोड़ रुपए, व्यक्तियों की फीस 4,000 करोड़ रुपए और जुर्माने 2,000 करोड़ रुपए। अब आपको ज्ञात करना है जैसे बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपीएमपी, तो आपको एनडीपीएमपी जीडीपी दे रखी है, उसमें से आप मूल्य राशि घटा लीजिए, तो ये आपके 4 लाख दे रखा है, 4 लाख में से आपके 10,000 घटा दीजिए 3,90,000 है। तो इसमें आप अच्छे ढंग से आप देखिए इन घटकों पर अपने को ज्ञात करना है और ऊपर एक जीरो ज़्यादा है तो इसको आप पहले हटा ले, सही कर लें। ये 40 लाख लिखे हुए हैं जबकि 4 लाख माना है इसको आप। अब बात आती है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपीएमसी, तो ये अपने को पता है कि अपने पास जब एनडीपीएमपी आ गया तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स घटाने सब्सिडी जोड़नी है, तो 390 तो अपने आ गया पहले में, इसमें 10,000 तो घटाने हैं और 5,000 जोड़ने हैं, तो ये आपका इस प्रकार का 385 आ जाएगा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आएगा, जीएनपीएमपी ज्ञात करना है, तो जीडीपीएमपी है, इसमें एक्स माइनस एम दे रखा है, उसको जोड़ते ही ये 4,10,000 हो जाएगी। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है, ये एनएनपीएमपी है, तो आप इसमें जीएनपीएमपी में से डी घटा दीजिए, 4,10 में से आपका जो 10,000 घटाओ तो 4 करोड़ आ जाएगा एनएनपीएमपी। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपीएफ से ज्ञात करेंगे, तो ये एनएनपीएफ से जो उत्तर आया इसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्स घटा दे देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे, तो 3,95,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। ये करोड़ रुपये आगे लिखना नहीं भूले आप। निजी आय प्राइवेट इनकम एनएनपीएफसी, सरकारी विभागों जैसे रेल विभाग की आय है, इसमें से ये घटा दें आप, राष्ट्रीय आय में से रेल विभागों की आय घटा दें। सरकारी यानी प्राइवेट का मतलब निजी है, या निजी सरकारी बढ़ जाता है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। सरकारी गैर विभाग जैसे स्टेट बैंक के लाभ है ये भी घटा दें। सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन है तो चुकाया गया अंशदान ये भी घटा दें। सरकार से प्राप्त चालू वर्ष की प्राप्तियां ये जोड़ दें। विदेशों से व्यक्तियों को चालू प्राप्तियां ये जोड़ दें और सरकारी ऋणों पर ब्याज जोड़ दें, तो ये आपका इस प्रकार का एनएफसी आ जाएगा, प्राइवेट इनकम आ जाएगी। तो अब आपके दूसरे में क्या, ये माइनस बार ले लिया और कोष्टक बंद कर लिया, तो इनको एक साथ जोड़ करके इसको वापस घटा देंगे और बाकी ये आपका क्लियर है, वो प्लस वाला प्लस हो गया। तो आपके जो अपन बात करते हैं निजी आय,
प्राइवेट इनकम, तो ये आपके इसमें 3,95,000 में से ये 3 मदें आपको घटा दिए और फिर ये 3 मदें जोड़ दिए। व्यक्तिगत आय, अब ये व्यक्तियों की हो गई। निजी में सरकारी भी ये सम्मिलित होते हैं। जो आपके प्राइवेट इनकम आई उसमें आप निजी कंपनियों की बस्तें घटा दो, 10,000 ये हो गई, और निजी कंपनियों के निगम का 15,000 ये घटा दो, तो ये उत्तर आ गया। व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम याद करना है। तो इसमें जो आपके पर्सनल इनकम आई उसमें से आयकर घटा दो और व्यक्तियों की जुर्माने फीस ये घटा दो, तो ये अपना आयकर 10,000 घटा दिया, 4,000 जुर्माने और ये फीस घटा दी, 3 गुण 40 आ गई। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी है तो अपन राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग, तो NNPF में जो उत्तर आए उसमें 100 करोड़ का भाग देना है। राष्ट्रीय आय के माप की प्रमुख कठिनाइयां बताइए। राष्ट्रीय आय के माप की प्रमुख कठिनाइयां, राष्ट्रीय आय का माप करते समय विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती है। कुछ कठिनाइयां सैद्धांतिक होती है और प्रमुख कठिनाइयां इस प्रकार है। स्वयं के रोजगार से प्राप्त आय की गणना करना यह कठिन कार्य है। पुरानी, अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यांकन की ये कठिनाइयां आती है। अंश पत्र वे ऋण पत्रों के बाजार के लेन देन केवल कागजी क्रियाएं होने के कारण राष्ट्रीय आय में ये नहीं गिनी जाती। और गैर कानूनी क्रियाएं वे काला बाजार की आर्थिक क्रियाएं भी सैद्धांतिक कठिनाइयां पैदा करती है। गैर कानूनी क्रियाएं जो कानूनन और आराम के लिए अवकाश इत्यादि गणना कठिन कार्य है। तो इस प्रकार आपका जो न्यूमेरिकल सवाल मैंने दिया था इसको अच्छे ढंग से आप 2-3 बार मिलाए, ऐसे जितने भी प्रश्न है मिलाएंगे तो आपके ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और कठिनाइयाँ जो आ रही है उसको आप बिल्कुल है, भाई स्वयं का रोजगार है, पुरानी या इंटरमीडिएट गुड्स हैं, या शेयर या ऋण पत्र है, इसके ये गैर कानूनी क्रिया है। अब बात आती है राष्ट्रीय आय के महत्व को समझे। कोई इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था का दर्पण होती है। राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन एक देश की सही आर्थिक जानकारी प्रस्तुत करता है। पहली बात ये, राष्ट्रीय आय, सरकारों को राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उचित आर्थिक नीतियां बनाने में मदद मिलती है। देश में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग आय के समान वितरण और रोजगार की वृद्धि हेतु किया जाता है। एक देश के विभिन्न भागों, रीजनल की आर्थिक प्रगति में असमानता का पता राष्ट्रीय आय की वितरण से चल सकता है। राष्ट्रीय आय के वितरण से चल सकता है। क्षेत्रीय असमानता दूर करने हेतु नीति बनाने हेतु राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का बहुत उपयोग होता है। संसार के देशों की तुलना करने के लिए भी राष्ट्रीय आय का अध्ययन सहायक होता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर कृषि पशुपालन के समुचित विकास की रणनीतियां बनाई जाती है। प्रत्येक देश अपने उद्योग, व्यापार और अन्य वाणिज्यिक क्रियाओं का विस्तार का मूल्यांकन राष्ट्रीय आय आधार पर कर सकता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े शोध हेतु उपयोगी होते हैं। आर्थिक नियोजन हेतु राष्ट्रीय आय के स्तर और संरचना में उपयोगी जानकारियां मिलती है। राष्ट्रीय आय की संरचना प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आधार प्रदान करती है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सरकारों को आय के पुनः वितरण के लिए विभिन्न वित्तीय सबलीकरण कार्यक्रम, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट प्रोग्राम अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये अच्छे ढंग से आप इसको तैयार करें। अंतिम उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का अभिप्राय संक्षेप में बताइए। अंतिम उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं होता है जिनका एक उपभोक्ता तो एक उत्पादक द्वारा किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का मतलब सीधा उपभोग होता है, वो बेचने के लिए नहीं ले जाते। घरेलू आधार पर राष्ट्रीय आय ज्ञात की, घरेलू आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना क्या, तो ये GDP कहते हैं इसको। और देश के नागरिकता के आधार पर गणना को GNP कहते हैं। नागरिक के आधार पर ये, भौगोलिक सीमा के आधार पर GDP है। और वास्तविक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटकों का उदाहरण, तो आप बिल्कुल अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल प्रश्न जितने भी है उनको आप मिलाएं। और इस प्रश्न में मैंने बहुत बड़ा विस्तृत राष्ट्रीय आय को पूर्ण रूप से बताने की कोशिश की है। आप किसी भी स्तर पर, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो या चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो या सीनियर लेवल हो, राष्ट्रीय आय को अच्छे ढंग से आप अध्ययन करने पर इसके प्रश्न हल कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर अपना कमेंट दर्ज करें, गृह कार्य करें, इसका अध्ययन करें बार बार, एक एक